भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज पर हम लोगों ने 2 क्लासों पर चर्चा की थी। उसको अनवरत रखने के लिए पूर्व का अवलोकन कर लेते हैं 2-4 मिनट के अंदर, तत्पश्चात हम लोग उसकी आगे की कड़ी को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज पर अध्ययन करते हुए हम लोगों ने 2 प्रारूपों पर पूर्व में चर्चा की। प्रथम प्रारूप में हम लोगों ने देखा है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, इस संवैधानिक इतिहास पर अगर चर्चा करें तो हम लोगों ने इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये 4 चार्टर एक्टों पर बात की गई थी। तत्पश्चात देखा गया था कि एक घटना होती है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन सत्ता की शुरुआत सीधे ब्रिटेन सम्राट के हाथों में आ जाती है, जिसे हम ताज शासन या क्राउन शासन के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इन बिंदुओं पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं, एकेडमिक परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं, तथा इसके पश्चात जुडिशरी के अगर कार्यक्रमों में देखें कि इस पर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एकेडमिक मामला हो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो। तत्पश्चात हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीयों की क्या भूमिका रही या भारतीय योगदान क्या रहा। तो इस पर हम लोग देखे थे, तो दूसरे पार्ट या बी पार्ट के माध्यम से इस पर चर्चा किए थे। 1895 का स्वराज्य विधेयक, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की स्पष्ट मांग की थी। उसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था 1940 में 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिंडो द्वारा तत्कालीन वायसराय जो रहते हैं उनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन और उसके पश्चात 1946 का कैबिनेट मिशन। इन बिंदुओं के पश्चात हम लोगों को आज जो क्लास पढ़नी है वो संविधान निर्माण पर पढ़नी है कि संविधान सभा ने किस तरीके से, संविधान सभा द्वारा किस तरीके से भारतीय संविधान तैयार किया गया। इस कहानी को 3 वर्षों में देखेंगे कि 3 वर्षों तक भारत के संविधानविदों ने किस तरह चर्चा और बहसों के द्वारा हिंदुस्तान को एक सार्थक संविधान दिया, जिसके आधार पर भारत का एक बेहतर लोकतंत्र अनवरत रूप से चल रहा है, जिस पर बहुत सारे चिंतकों ने या संविधानविदों ने चर्चा की थी कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन उस संविधान को जीवंत बनाते हुए भारत के लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को संचालित ही नहीं, उसे महानता की ओर अग्रसर किया है। इसी पर हम लोग आज की क्लास पर चर्चा करेंगे। पूर्व के बिंदुओं पर मैं बता चुका हूं आपसे, पिछले वीडियो देख करके आप वहां से अपने स्तर से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका उपयोग कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण पर, तो आप लोग यहाँ से चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया, हमने पूर्व में बताया था कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो ब्रिटेन में सरकार या सत्ता परिवर्तन हुआ। उस सत्ता परिवर्तन में अगर देखें तो सत्ता परिवर्तन में विंस्टन चर्चिल जो पूर्व में प्रधानमंत्री थे, वो युद्ध तो जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। तत्पश्चात क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार आई और उसी के द्वारा भारत में संविधान निर्माण हेतु एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन और पूर्व में आए चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन पर अगर चर्चा करें तो उस पर आने वाले सदस्य वही रहते हैं, बशर्ते अध्यक्ष में परिवर्तन होता है। अगर इसको हम देखें तो इस बिंदु के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। लॉर्ड पैंथिक, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स से शुरुआत करते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये तीन व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मिशन के समय भी आते हैं और क्रिप्स मिशन के समय भी। इस पर हमने पूर्व में बताया था, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर अध्यक्ष पूछे कि क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष कौन आया, तो ये क्रिप्स मिशन है, इस पर अध्यक्षता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स करते, और ये दो मेंबर सदस्य के रूप में इसमें आते हैं, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। जब यह क्रिप्स मिशन 1942 में आया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया और इसे वापस हिंदुस्तान से जाना पड़ा। इसकी आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अन्य विचारकों ने भी उस समय के इसकी आलोचना की और क्रिप्स मिशन अपने मकसद में असफल रहा और वापस चला गया। पुनः इन्हीं मेंबरों को लाते हुए कैबिनेट मिशन में भी यही मेंबर आए, बशर्ते अध्यक्ष और सदस्य में परिवर्तन हो गया। यहां पर अगर अध्यक्ष देखेंगे तो एक कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में परिवर्तन यह होता है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इस बार सदस्य बना दिए गए और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष बनाए गए। जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में देखेंगे तो इनके अध्यक्ष और इनके अध्यक्ष पर अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे गए कि कैबिनेट मिशन में कौन अध्यक्ष रहता, तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस आप बताएंगे। और अगर क्रिप्स मिशन में देखेंगे तो क्रिप्स मिशन में अध्यक्षता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स करते हैं और इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम क्रिप्स मिशन कहा जाता है, क्रिप्स मिशन दिया गया। कैबिनेट मिशन को देखेंगे तो कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं ने आप देखेंगे तो उन्होंने इसका नाम केवल लिख दिया है, कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। तो कभी आपसे यह पूछा जाए कि मंत्रिमंडल मिशन कब आया, तो आप उसका आंसर भी यही दे सकते हैं कि मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते, तो हमने पूर्व की क्लास में भी बताई थी, पुनः फिर बता रहे हैं आपको कि कैबिनेट मिशन इसको इसलिए कहा गया कि क्लीमेंट एटली के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए इनको कैबिनेट मिशन के नाम से संबोधित किया गया। और कैबिनेट मिशन को ही मंत्रिमंडल मिशन के नाम से जाना जाता है। यह मिशन मार्च 1946 में भारत आता है और मार्च 1946 में 1942 की अपेक्षा भारत की स्थितियां और वैश्विक स्थितियों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका में आ जाता है और उसने वैश्विक स्तर में आमूलचूल परिवर्तन किए। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो 1942 में भारत ब्रिटेन का शासित राज्य होता है, लेकिन 1946 के आसपास भारत में आज़ादी की जो और लालसा थी उस तक लोग इस कदर पहुंच चुके थे कि आज़ादी के अभाव में वो कुछ क्षण भी व्यतीत करने के लिए तत्पर नहीं थे। तो आज़ादी के निकट होने के कारण भारतीय स्थितियां भी परिवर्तित हो चुकी थी और वैश्विक स्थितियां भी परिवर्तित हो चुकी थी। एग्जाम में अगर देखेंगे तो केवल और केवल अगर इस स्ट्रक्चर को आप तैयार रखते हैं तो इससे 4 से 6 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। पुनः एक बार बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और इसकी अध्यक्षता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने की। सदस्यों में बात करेंगे तो एबी अलेक्जेंडर हैं और दूसरे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस हैं। पुनः केवल ये परिवर्तन होता है कि सदस्य बदल जाते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर सदस्य हो जाते हैं और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को अध्यक्षता प्रदान करते हुए कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली ने 1946 में भारत भेजा और इसी कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा ने अनवरत रूप से 3 साल तक काम किया और उसके पश्चात एक भारत के लिए पूजनीय दस्तावेज कह सकते हैं जिसे भारत का संविधान कहा जाता है, तैयार किया गया। इस पर हम आगे की कड़ी में देखेंगे तो एक चित्र ये आपको ध्यान रखना होगा। अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि भारत का संविधान किसने निर्मित किया, तो व्यक्ति विशेष के नाम पर जाने की ओर अग्रसर होते हैं। जबकि मोटे तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर या संशोधन पर भारत में जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में।
जुलाई 1946 में। और इस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर। जुलाई 1946 से देखेंगे संविधान सभा ने जिस तरीके से अनवरत रूप से काम किया, इस पे कई परिवर्तन भी आए, जैसे कि भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन स्टेट इस कार्यकाल के दौरान ही 1946 से लेकर के 1950 के मध्य में भी आए, जिसके कारण संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान चले गए। कुछ सदस्य ऐसे थे जो सदस्य तो निर्वाचित हो चुके थे, लेकिन वो काम करने में सक्षम नहीं रहे। अब यहां पर अगर बात करें कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, तो संविधान सभा के गठन के साथ ही संविधान सभा का गठन हुआ और इस गठन में 389 मेंबर बनाए गए। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो नियत की गई थी वो 389 नियत की। इस संख्या को अगर देखें तो इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि आपके प्रश्न भी स्पष्ट रहे। इस पे 93 सदस्य देसी रियासतों से आए, देसी रियासतों से आए या रजवाड़ों से कह सकते हैं, देसी रियासतों से आए। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन हमें बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी ऐसी देसी रियासत रही भारत की जो भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। अब अगर आप देखेंगे तो सदस्य संख्या तो टोटल 389 है, लेकिन अगर चुनावों की बात करें तो चुनाव केवल और केवल 292 और 4 ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे इन्हीं के मध्य हुआ। अगर इसको करेंगे तो 296 सदस्य हो जाते और 296 सदस्य जो चुनाव लड़े उसमें से इस तरीके से पार्टियों या दलों को सीटें प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य को मिली। यहां पर देखेंगे तो कई तरीके के क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं और यहीं से एक तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान के विभाजन की कहानी भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। मुस्लिम लीग ने यह सोचा था कि चुनाव लड़ करके वो अधिक से अधिक सीटें प्राप्त कर लेगी और संविधान सभा में उसका प्रभुत्व अधिक रहेगा, लेकिन हुआ उल्टा कि मुस्लिम लीग को केवल और केवल 73 सीटें मिली। लगभग इसके 3 गुने सीटें प्राप्त हुई कांग्रेस को और इस वजह से कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इस चुनाव के पश्चात फिर से भारतीय संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया और वो विरोध अनवरत आप देखते रहते हैं, जैसे संविधान सभा की पहली बैठक में उसका भी विरोध दिखाई देता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सीटें कौन प्राप्त कर रहा है? कांग्रेस। और कांग्रेस कितनी सीटें प्राप्त कर रही? 208 और 73 सीटें मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य, जिस पर अन्य कहा जा रहा है इस पे छोटे छोटे दल है, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, मुस्लिम लीग है, कृषक प्रजा पार्टी है। ऐसे छोटे छोटे दल रहते हैं जो इसमें 1-1, 2-2 सीटें प्राप्त करते हैं। और अगर इसको देखें, दूसरा प्रश्न बनता है और कुछ किताबों में या प्रिंट बस कहें या लोगों की जानकारी का अभाव है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा एक दलीय थी या बहुदलीय। अब आप खुद इसका परीक्षण कर सकते हैं कि यहां ही आपको दल 2 दिखाई देते हैं, एक कांग्रेस है, दूसरा मुस्लिम लीग है, तीसरा यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की है, कृषक प्रजा पार्टी बंगाल से है। ऐसी अनेक पार्टियां हिंदुस्तान से हैं। तो आप यहां देख सकते हैं जो कहा जा सकता है कि संविधान सभा एक दलीय थी या बहुदलीय। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान सभा बहुदलीय निकाय था। कैसा निकाय था? बहुदलीय निकाय था। कहीं पर भी अगर त्रुटिवश ये लिखा गया है कि एक दलीय निकाय है तो उसका प्रयोग ये है कि इस बिंदु को आप जैसे ही ध्यान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान सभा एक दलीय नहीं, बहुदलीय निकाय। पुनः चलते हैं, अपने इसी बिंदु पर आते हैं। अब अगर आप इसका परीक्षण करना चाहें तो गणितीय विधि से हम देखें तो 93, 292 और 4 इनको आप जब जोड़ेंगे तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 204, 2, 6, 3, 9 ये लिखा हुआ।
9 9 8 18 लिखा हुआ, 2 और हासिल का 1 3 हो जाएगा। तो ये टोटल संख्या जैसे ही मैच करेंगे तो 389 आ जाएगा। और फिर देखेंगे कि 93 देशी रियासतों को चुनाव में शामिल नहीं किया गया। यहां से कहा गया कि देशी रियासतें जिसको योग्य समझे अपने यहां से एक एक प्रतिनिधि भेज सकती। ब्रिटिश प्रांतों और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के जो 296 कुल सदस्य हो रहे हैं उनका चुनाव हुआ। इसको पुनः अंक गणितीय विधि से देखें तो 5 3 8 8 8 16 के 6 और 7 1 8 8 हासिल वाला 1 9 और उसके बाद 2, तो 296 सीटों को देखेंगे तो कुल सीटों का आंकड़ा भी यहां स्पष्ट हो जाएगा। और इस पे यह भी ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग के मुख्य विरोध का कारण क्या है, भारतीय संविधान सभा की, कि उसको सीटें उसकी वैचारिक स्थिति से कम मिली। उसको यह लगा था जितनी उसको उम्मीद थी उतनी सीटें उसको प्राप्त नहीं हुई। तो 73 सीटें मिल रही और कांग्रेस को 208 सीटें। जब कांग्रेस को 208 सीटें मिल रही, यही कांग्रेस आगे चल करके सरकार बनाने के लिए आमंत्रित की जाएगी। तो ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे की कड़ी में चलते हैं। ये जुलाई 1946 में चुनाव हुए और अगस्त तक में ये परिणाम आ गए। अगस्त तक में परिणाम देखेंगे तो आगे चल करके एक डेट अभी पूछी गई है यूपी पीसीएस में और कई जगह उसका जिक्र भी आता है। इसके पहले अंतरिम सरकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए। लेकिन अब देखेंगे, अभी इस बार पीसीएस पे क्वेश्चन आया है 24 अगस्त सर्वाधिक सीटें प्राप्त कौन है? कांग्रेस सर्वाधिक सीटें प्राप्त कर रही। और कांग्रेस जब सबसे बड़े दल के रूप में आ रही तो कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया तो अब क्या करेंगे? अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। और सरकार बनाने के लिए जब आमंत्रित किया गया तो पहले क्या होता है, सरकार उस समय बनेगी अंतरिम सरकार पूर्ण नहीं बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी। और इस अंतरिम सरकार को अगर देखेंगे तो यहां पर आपको 3 बिंदु ध्यान रखने। पहला, अंतरिम सरकार की जो घोषणा होती है वो घोषणा कब की जाती है? तो अगर इस घोषणा की बात करें तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। और अंतरिम सरकार का जो गठन देखेंगे तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। अभी तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप यूपीएससी देख ले, चाहे स्टेट स्तरीय कोई परीक्षा देख ले, या फिर एकेडमिक परीक्षाओं में देखें, उनमें सब में अगर मिलेगा, जुडिशरी में भी आप देखेंगे तो वहां पर आपको अंतरिम सरकार के गठन से ही प्रश्न पूछे गए। लेकिन इस बार के पीसीएस में क्वेश्चन नया पूछा गया था कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। पुनः इस पर अगर और आगे बढ़े तो होता यह है कि मुस्लिम लीग जब विरोध में आ गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वहां पर भी धैर्य दिखाते हुए यह प्रयास किया कि मुस्लिम लीग के मेंबरों को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया जाए। और अंतरिम सरकार में शामिल करने के पश्चात इस देश का एक मिला जुला संविधान बनाया जाए जिससे देश का विभाजन ना हो सके। और इसीलिए उसने अपने 5 मेंबरों को सरकार से हटाते हुए 26 अक्टूबर 1946 को, यह भी डेट आप ध्यान रखिएगा, अभी कम पूछी गई है। और इस दिन गठन होता है तो इस दिन पुनर्गठन ध्यान रखेंगे। पुनर्गठन और ये पुनर्गठन कब हो रहा है? 26 अक्टूबर 1946 को। तो घोषणा कब हुई अंतरिम सरकार की? 24 अगस्त 1946 को। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन का रीजन ये है कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो अध्यक्षता में देखेंगे तो यहां एक अंतरिम मंत्रिमंडल तैयार होता है और वो गठन जो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया जाता है। नेहरू की अध्यक्षता में किया, ये कार्य यहां पर हो जाता है। आपने जुलाई 1946 में चुनाव देखे हैं, अगस्त तक में इसके परिणाम आ जाते हैं, सितंबर में इसका गठन हो गया है, अक्टूबर में इसका पुनर्गठन हो गया। अब नवंबर के पश्चात आप देखेंगे तो संविधान सभा ने किस तरीके से काम करना शुरू किया है। यहां पर एक और टॉपिक है जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस अंतरिम सरकार में पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को
कौन सा मंत्री या कौन सा विभाग दिया गया। तो यहां पर मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, आगे चल करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इस बात के लिए ही गुमराह रहते हैं कि अंतरिम सरकार के गठन पर और स्वतंत्र भारत में स्थिति क्या है। अंतरिम सरकार के जो मंत्री हैं और जिनके पास जो मंत्रालय हैं, उस पे अधिकांश मंत्रालय आजादी के बाद भी उन्हीं को प्राप्त हुए, लेकिन कुछ मंत्रालयों में परिवर्तन होता है और उन परिवर्तन होने का मुख्य जो कारण है कि बहुत सारे अंतरिम सरकार के व्यक्ति जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान चले जाने के कारण संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे उसमें भी घटोत्तरी हुई थी, और दूसरी अंतरिम मंत्रिमंडल के बहुत सारे मंत्री पुनः परिवर्तित होते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, तो दो पैरेलल चर्चा या तुलनात्मक चर्चा करेंगे, तब आपको आसान रहेगा समझना। कि जैसे देखते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो विधि मंत्री है जोगेंद्र नाथ मंडल जी हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इसीलिए आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है स्वतंत्र भारत में पहला विधि मंत्री कौन बना, तो डॉक्टर अंबेडकर है। और अगर अंतरिम मंत्रिमंडल में पूछा जाए तो जोगेंद्र नाथ मंडल। तो इस पर हम जब चर्चा करेंगे तो एक खाके के रूप में चर्चा करेंगे। आज हम संविधान सभा के निर्माण पर देख लेते हैं। पुनः इसके लिए मैं अगली क्लास में आपको ये बिंदुओं पर क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और उनका क्लियरेंस कैसे करेंगे, उनके सही या वाजिब जवाब आप कैसे देंगे। तो इसी तक हम लोग रखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए संविधान सभा का अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया 26 अक्टूबर 1946 में। इसके बाद की अगर कहानी देखें तो हम संविधान सभा की बैठकों पर पहुंच जाते हैं। अब बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है संविधान सभा की कुल बैठकें 11 हुई, 10 हुई, तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारे प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते रहे जिस पर आयोग ने भी कई बार गलतियां की हैं और गलत जवाब दिए हैं अपने ऑप्शन के अनुसार। अब जो परिवर्तित होकर के पुस्तकें आई, चाहे वो महिला मेंबरों पर क्वेश्चन रहा हो, चाहे अंतरिम सरकार की संविधान सभा की बैठकों पर बात रही हो, तो संविधान सभा की अगर बैठकों की बात को देखेंगे तो संविधान सभा में कुल बैठकें जो होती हैं वो 12 होती हैं, और 12 में से केवल 4 अगर आपको पता रहें तो अभी नहीं आपके 20 साल 25 साल के प्रश्न जो हैं, चाहे वो यूपीएससी स्तर के हों, चाहे यूपी पीसीएस के हों या स्टेट पीसीएस पर हों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके चाहे एक दिवसीय परीक्षाओं के हों, चाहे सिविल सेवा परीक्षाओं के हों, वो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं केवल और केवल 4 बैठकों पर। उन बैठकों पर देखते हैं तो हमने देखा कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद जुलाई में चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात आपने देखा कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात आपने देखा पुनर्गठन हुआ। इस पुनर्गठन के बाद जब संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई तो संविधान सभा की बैठकों को देखेंगे किस तरीके से। तो संविधान सभा की अगर बैठकों की बात करें तो प्रथम दृष्टया आप इन 3 बैठकों पर ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की बैठकें, अभी संविधान सभा की जो बैठकें देखेंगे उस पे आप 3 डेटों पर गौर कर सकते हैं। एक है, ये तीनों बैठक 1946 की हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। अगर इस पर चर्चा करें तो एक तरीका है याद करने का आपका 9 2 11 2 13। आपने कई बार हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने की अपेक्षा आप ध्यान रखिएगा 9 2 11 2 13 होना। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर को हो रही, द्वितीय बैठक कब हो रही, 11 दिसंबर को। अब ना याद रहे तो इसका तरीका भी, ये 11 है और ये द्वितीय बैठक है, तो 11 में ही ऊपर नीचे लाइन खींच देनी है तो आपका द्वितीय बैठक बन जाएगी। तृतीय बैठक में देखें तो इसमें खुद लिखा हुआ 3, तृतीय बैठक कब होती है, 3, इसको एक को आप साइलेंट मान लें तो 3, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। अब इनकी विशेषताओं पर प्रश्न आते हैं कि पहली बैठक में क्या हुआ। तो पहली बैठक में देखा गया कि वहां पर सबसे सम्मानित व्यक्ति जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और सच्चिदानंद सिन्हा के सम्मान में क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। अब यहां से प्रश्न कैसा रहता है कि अगर यह प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था,
तो पहला अध्यक्ष भी इन्हीं को आंसर दे देंगे। और दूसरा एक प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये दो प्रश्नों के जवाब आप एक ही तरीके से देंगे। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ये पूछे संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष, तब भी आप आंसर यही देखें। लेकिन अगर इससे इतर क्वेश्चन जाते हैं तो इतर क्वेश्चन जैसे जाएगा तो वैसे ही इतर प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि जो लोग चाहे वो प्री का एग्जाम दें, चाहे मेंस का, या फिर जीएस का दें, या हिंदी का दें, या मैथ पर दें, सबसे प्रथम दृष्टिया जो बात आती है प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा क्वालिफाई करने का, सबसे पहला बिंदु यही होता है कि अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को समझते हैं तब तो आप उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा क्या है कि जब आप किसी का प्रश्न ही समझ नहीं पाएंगे तो उसको वाजिब उत्तर नहीं दे पाते, वो उत्तर देते हैं जो आपको पता रहता है, और जो आपको पता रहता है वो वाजिब उत्तर नहीं होता, जो पूछा जाता है वो वाजिब उत्तर होता है। इसलिए आप सबसे पहले चाहे प्री का एग्जाम दे, चाहे मेंस का, प्रथम दृष्टया आपको यह समझना होगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। यहां तक कि यूपीएससी को देखेंगे तो उसके प्रश्न जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम कोड में होते हैं, और अभी आगे चल करके हम जब प्रस्तावना आपको पढ़ा रहे होंगे तो 2016 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे उसको कोड किया गया है, और कोड को जो डिकोड कर लेते हैं वही उसका वाजिब आंसर दे सकते हैं, वरना फिर आप लपेटते रहते हैं और लिखते रहते हैं और आपको लगता है कि आप अपने आंसर से संतुष्ट हैं, लेकिन आयोग या आपके परीक्षक आपके आंसर से संतुष्ट नहीं होते और नतीजा आपका इतर आता है, और आपको लगता है कि हमने पढ़ा बहुत, मेहनत बहुत की, लेकिन मुख्य बात क्या है कि आपने प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझा, इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर नहीं दिया और नतीजा आपके विपक्ष में रहता है। तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे यहां पर कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, और अस्थायी। अब इसी को पहले फिर जोड़ दीजिए कि पहला अस्थायी अध्यक्ष, तब भी बता देंगे कि पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने तो इस पर आपके प्रश्न क्या बनेंगे? तो इस पर भी प्रश्न बने हैं और देने वाले उत्तर भी इस पर सटीक तरीके से आंसर नहीं दे पाते। कारण क्या है कि प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझ पाते। अगर यह पूछा जा रहा कि पहला स्थायी अध्यक्ष कौन सा है, तब भी आपको यही आंसर बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यह पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो स्थायी अध्यक्ष भी क्या आंसर देंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहला स्थायी अध्यक्ष, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है, और लोग क्या है कि प्रश्न को देखते ही नहीं, जल्दबाजी के कारण वो दे देते हैं आंसर। और कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में पढ़ा भी देते हैं ऐसी बातों को। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक और क्लियरेंस रखना है कि ये आजाद भारत की बात नहीं हो रही, आजाद भारत से पहले की बात हो रही। अगर ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन होता है, तब भी आंसर आपका यही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और स्वतंत्र भारत में पहला या स्थायी अध्यक्ष पूछे तब भी आपका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। तो यहां पर दो प्रकृति के क्वेश्चन है, स्थायी अध्यक्ष, पहला स्थायी अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत में पहला अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत में स्थायी अध्यक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक में देखेंगे क्या गतिविधि होती है। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक देखेंगे तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, और या फिर कह सकते हैं कि उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य संकल्प। अगर ये पूछा जाए कि उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए, तो आप बता सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब कब पेश किए? तो 13 दिसंबर 1946 को। यह आंसर हो सकता है संविधान सभा की तीसरी बैठक। और यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके 22 जनवरी आप देखेंगे तो यहां पर भी हम एक आपको तर्क बताते हैं और उसके आधार पर यह डेट भी आपको ध्यान हो जाएगी।
22 जनवरी 1946 को। आप यहाँ दिसंबर देख रहे हैं, दिसंबर के बाद अगर कोई मंथ आने वाला तो जनवरी, लेकिन जैसे ही जनवरी आएगा वर्ष भी बदल जाएगा और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प स्वीकार कर लिए गए। और ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो स्वीकृत किए गए हैं, आगे चल करके आप देखते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनकी झलक स्पष्ट दिखती है। तीसरी चीज, अगर और आप थोड़ा सा डीप में जाना चाहें तो यहां पर और हम चर्चा कर सकते हैं कि संविधान सभा पर डिस्कस कब से शुरू हुआ, चर्चा या बहस कब से शुरू हुई। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए तो इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव और संकल्प पर ही डिबेट शुरू हो गया और उस डिबेट के माध्यम से ही संविधान सभा ने अनवरत रूप से काम किया और आगे चल करके आपको एक संविधान तैयार करके दिया। तो इन इतने बिंदुओं पर आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर कहीं कोई डाउट लगेगा, कहीं कोई सजेशन आएगा तो मैं पुनः आपको फिर से इन बातों को स्पष्ट कर दूंगा। तो इन 3 बैठकों को ध्यान रखना है। अब चौथी बैठक कौन सी ध्यान रखनी है? हमने कहा था एग्जाम के लिए केवल 4 बैठकें आपके महत्वपूर्ण है, चाहे वो ग्रुप डी का हो और चाहे यूपीएससी का हो। चौथी बैठक कौन सी है? तो चौथी बैठक ही अंतिम बैठक या 12वीं बैठक के रूप में है, जो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। और फिर उसके बाद जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, याद रखना है, वो 12वीं बैठक होगी और 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को होती। उस पर हम लोग दूसरे बिंदु पर बात करेंगे आगे चल करके। अब ये संविधान सभा के माध्यम से कार्य शुरू हो गया। इसके पश्चात संविधान सभा ने निर्णय लिया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एशिया के अधिकांश देशों के संविधानों का जानकार हो, उसी को भारत में संविधान निर्माण या भारतीय संविधान के प्रारूप या खाका को तैयार करने के लिए भारत में आमंत्रित किया जाए या उसी के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि भारत का संविधान निर्माण उसकी देखरेख में। इस पर संविधान सभा का जो प्रस्ताव आया, सुझाव आया, उस पर सर आइवर जेनिक्स का आया। सर आइवर जेनिक्स को अगर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिख करके उनसे अनुनय विनय भी किया कि वो भारतीय संविधान सभा के निर्माण में योगदान दें। लेकिन उस पत्र के पहुंचने से पूर्व ही या पत्र प्रेषित किए जाने से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। महात्मा गांधी जी से जब चर्चा इस बिंदु पर हुई कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो एशिया के अधिकांश देशों के संविधान से रूबरू हो, तो सर आइवर जेनिक्स को आमंत्रित किए जाने की बात जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी से बात की तो महात्मा गांधी ने इसको डिनाई किया, क्योंकि उन्होंने 1922 में ही कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात भारतीय संविधान भारतीयों का भाग्य भारतीयों द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए, किसी विदेशी द्वारा नहीं। उन्होंने ही डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता से वाकिफ पहले से ही थे, उनकी विद्वता का सम्मान करते हुए उन्होंने सजेशन दिया कि भारत में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय संविधान को निर्माण करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू को यह सजेशन दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में पुनः लाया जाए निर्वाचित करके और उन्हीं के माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो फिर आगे क्या किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया जिसका प्रारूप या खाका पहले ही लगभग 195 देशों के संविधानों का अध्ययन कर BN राव जी ने तैयार किया। अब यहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रश्न और उसकी प्रकृति। BN राव, इनका एक नाम देखेंगे तो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझ लेते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ने क्या किया था, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। क्या देखेंगे, संविधान का अगर पूछा जाए कि प्रारूप किसने तैयार किया तो भारतीय संविधान का प्रारूप या खाका या ढांचा किसने तैयार किया, तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया BN राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने। आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारे प्रतियोगी जब नए नए आते हैं तो उनसे त्रुटियां इस वजह से होती हैं
कि स्पष्ट बातें पुस्तकों के माध्यम से उल्लिखित नहीं की गई। भारतीय संविधान का अगर यह पूछा जाए कि प्रारूप किसने तैयार किया, तो आपको बताना होगा बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव जी ने जो प्रारूप तैयार किया था, इस प्रारूप की जांच हेतु, प्रारूप बेहतर है कि नहीं, प्रारूप की जांच हेतु एक प्रारूप समिति गठित की गई। और इस प्रारूप समिति को ही अधिकांश एग्जामों ने, जैसे 2012 पीसीएस मेंस देखेंगे तो पीसीएस मेंस 2017 तक ऑब्जेक्टिव होता रहा। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा मेंस में 2 जीएस के पेपर ऑब्जेक्टिव होते रहे, वहां पर भी आप देखेंगे तो पांडुलेखन समिति का जिक्र किया गया है। यूपीएससी ने भी पांडुलेखन समिति का जिक्र किया है। इस प्रारूप समिति के जो एग्जाम में नाम पूछे गए हैं वो कई सारे नाम पूछेंगे। आप अगर इसका अंग्रेजी में नाम देखेंगे तो इसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी मिल जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे किसी को कहते हैं मसौदा समिति, इसी समिति का दूसरा नाम अगर देखेंगे तो मसविरा समिति भी मिल जाएगी। और इस समिति का एक नाम और रहता है, इस समिति का पांडुलेखन समिति। अगर इस पर बात करें पांडुलेखन समिति पर, तो पांडुलेखन समिति, मसविरा समिति या मसौदा समिति या प्रारूप समिति, इन सब को अगर अंग्रेजी वर्जन में देखेंगे तो वहां ड्राफ्टिंग कमेटी ही नाम मिलेगा। तो आप अगर और कोई नाम आ जाए यहां पर, पांडुलेखन मतलब पांडु का मतलब हस्तलेखन समिति भी कह सकते हैं, तो इसके नाम हिंदी में बदलते रहते हैं, तो आप इन पर मत जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ही ये नाम है और सब हर बार परीक्षाओं में अलग अलग बिंदुओं से पूछे गए। इस प्रारूप समिति का गठन देखेंगे तो 29 अगस्त 1947 को, यहाँ की तिथि से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और ये प्रारूप समिति का गठन किया गया, यहाँ पर आप देखेंगे इस 1947 से 7 लिखा हुआ, और इसी को अगर आप डिवाइड कर ले तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1 और 6, ये 2। अगर 1 और 6 इस दोनों को सम्मिलित कर दे तो 7 बन जाएगा। तो अगर ये पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको आंसर देना है 7। और अगर यह पूछता है प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, तो ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 6 थी। और एक क्या है, एक अध्यक्ष का नाम है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्यों की बात करें तो सदस्य इसमें 6 थे। अब यहां से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न निकल आते हैं, जो आप देखेंगे कि कई बार आपसे इनका जिक्र लोग कर देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान सभा का निर्माता या संविधान सभा का जनक या पितामह क्यों कहा जाता है। तो इसका भी आंसर यहीं से आपको हम निकाल करके बता सकते हैं कि ऐसा क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का जनक या पितामह कहा जाता है। बहुत सारे लोगों का तर्क आता है कि जब 389 व्यक्ति भारतीय संविधान सभा में थे तो डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले तो बनाया नहीं भारतीय संविधान, और अकेले नहीं बनाया तो अकेले उनके नाम पर ही इतना क्यों फोकस होता है, या अधिकांश लोग उन्हीं को ऐसा क्यों मानते। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक यहां से हम आपको निकाल के बता देंगे। तो ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो 195 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो ये आपको आंसर देना है, भारतीय संविधान का प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किया गया, या प्रोफेसर बेनेगल नरसिंह राव कह सकते हैं। यहां पर देखेंगे इस प्रारूप की जांच के लिए, ड्राफ्टिंग की जांच के लिए एक प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, या मसौदा या मसविरा या पांडुलेखन समिति बनाई गई। इस समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, इस डेट पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरा यह भी प्रश्न पूछा गया कि इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी, तो अध्यक्ष ये 1 है और सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और इसका जिक्र हम दूसरे बिंदु पर कर रहे हैं कि इस पर आगे क्या प्रश्न बनेगा। और एक प्रश्न जो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का शिल्पकार क्यों माना जाता है, उसके पीछे अगर लॉजिक देखेंगे तो ये है कि प्रारूप समिति में जो सदस्य थे, ये प्रारूप समिति में जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति में देखेंगे अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता आपको मिल गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
अब इस पे आती बात सदस्य कौन कौन थे और सदस्यों की क्या स्थिति। तो यहां सदस्यों को ध्यान रखेंगे तो याद करने का हम तरीका बता देंगे आपको। एक है आयंगर, एक है अय्यर, नाम पूरे पूरे हम फिर बता देंगे आप। एक के.एम. मुंशी और इनका पूर्ण नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। एक और व्यक्ति का नाम देखेंगे मोहम्मद सादुल्ला। इसके पश्चात देखेंगे एक बी.एल. मित्र जी थे। इन्होंने अपनी मजबूरियों के कारण इससे अपना त्यागपत्र दे दिया और इनके स्थान पर एन. माधव राव जी आते। एक और व्यक्ति का देखेंगे नाम डी.पी. खेतान जी, और डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी और इस वजह से टी.टी. कृष्णामाचारी जी आए, या भचारी लिखा कहीं कहीं मिल जाएगा, मचारी भचारी दो चीजें मिल जाएंगी। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो बी.एल. मित्र गए माधव आए, और जैसा डीपी है यहां इसको टीपी आप याद रख सकते हैं, टीटी है, लेकिन आप समझने के लिए एक बार अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि बी.एल. मित्र गए माधव आए, ये ध्यान रखना है, मित्र गए माधव आए। और डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हुई। और अगर इस पे देखेंगे तो एक मुहावरा हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे, शायद पता होगा, मुझे उम्मीद है, खेत रहना। कई बार सिविल सेवा में भी पूछा गया खेत रहना क्या होता है, तो खेत रहना का मतलब होता है शहीद हो जाना, शहीद हो जाना। और शहीद हो जाने पर अगर देखें तो इनको आप, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और एक ऐसे स्थान पर काम कर रहे हैं जो आज तक उनका कार्य हम लोगों के लिए सराहनीय रहा। तो डी.पी. खेतान जी शहीद हो गए, डी.पी. खेतान जी शहीद हो गए और इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी जी आए। यहां पर दो नाम जो है आप इनको देखेंगे तो यहां पर इनका पूर्ण नाम है एन. गोपाल स्वामी आयंगर। और आयंगर जी में केवल इतना ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि 6 मेंबर से पूछ लेते हैं कौन से मेंबर रहे हैं, कौन से मेंबर नहीं रहे। और कुछ लोग पर्टिकुलर परीक्षाएं देते हैं, जैसे कि कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस से नेट देंगे, या कुछ लोग टीजीटी देंगे, कुछ लोग पीजीटी देंगे। और जो पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी, पीजीटी या ऐसे एग्जाम या नेट या हायर एजुकेशन का, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी दी है, वहां पर अगर आप देंगे तो आपको इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण तरीके से आपको एक एक बात और एक एक शब्द ध्यान रखना होगा। तो वहां पर आपको काम आ सकता है कि 6 के 6 मेंबर, और 2 मेंबर किस तरीके से। तो बी.एल. मित्र जी के स्थान पर एन. माधव राव आए क्योंकि काम नहीं कर पाए, डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई, इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी जी आए, मोहम्मद सादुल्ला और के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी। और उसके पश्चात एन. गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर, या आप इनको कह सकते हैं अय्यर के नाम से, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो अगर इन आप व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहें, आयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, ये मित्र और खेतान, ये 6 व्यक्ति हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर के 7 मेंबर होते हैं। तो अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। कब इसका गठन किया? पूर्व में मैं बता चुका हूं, 29 अगस्त 1947 को। तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। और अगर अध्यक्षों की बात करें तो 6, और एक क्या है? अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब क्या है? अब उस प्रश्न का आपका जवाब मिल जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक, पितामह, शिल्पी क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि इसी मुख्य महत्वपूर्ण समिति ने, समितियां बहुत सारी हैं संविधान में, आप देखेंगे तो 8 महत्वपूर्ण समितियां हैं और छोटी छोटी अन्य समितियां भी थी। उन महत्वपूर्ण समितियों में अगर सबसे महत्वपूर्ण समिति कोई थी तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने ही जो प्रारूप बनाया गया था उस प्रारूप को ड्राफ्ट करने का, लिखने का काम, या उस पर डिस्कस करने का, और उस पर सबसे महत्वपूर्ण काम अगर किसी समिति का रहा है तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति या मसौदा या मसविरा समिति का रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये बिंदु आपके, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरा व्यक्ति है, 3, 4, 5 और 6, ये 6 मेंबर हैं। आपको हमने क्रमशः बता दिया। 2 बाद में ध्यान रखेंगे, मित्र गए माधव आए, और डीपी खेतान, खेतान का मतलब खेत रहना का मतलब शहीद हो जाना, और डीपी खेतान के स्थान पर डीपी के स्थान पर टीटी, अर्थात डीपी के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी आए क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। तो 2 व्यक्तियों को तो आप समझ गए, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी,
कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर। अब ये सब जितने भी मेंबर हैं, मैक्सिमम एक आधे मेंबर हैं, अधिकांश मेंबरों की उस काल की परिस्थितियों को देखते हुए या तो उनकी वृद्धावस्था थी, या तो उनका स्वास्थ्य खराब था, या तो वो दिल्ली से दूर रहते थे और दिल्ली आना जाना और दिल्ली की संविधान सभा पर वर्क करना उनके लिए बहुत समस्याग्रस्त रहा। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी रहा कि उनका भी स्वास्थ्य इस काल तक बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर भी उन्होंने अपनी ऊर्जा से या क्षमता से अधिक योगदान देते हुए भारत के लिए एक बेहतर संविधान बनाया और उन्हीं का सबसे अधिक रोल रहा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह या शिल्पी या निर्माणकर्ता कहते हैं। इस पर बहुत सारे लोग जातिगत या धार्मिक इस तरीके के द्वेषों के कारण अलग अलग आरोप लगाते हैं, अलग अलग बात करते हैं। कुछ इसके पक्ष में बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया है संपूर्ण संविधान। ऐसा नहीं है। 389 मेंबर में बहुत सारे लोग रहे और बहुत सारी चर्चाएं पर चर्चाएं अलग अलग बिंदुओं पर हुई हैं। अगर इससे भी ज़्यादा डीप में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय संविधान के एक एक भाग पर किस किस तरीके की बहसें हुई और उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए। मैं यहाँ पर तो बात नहीं कर पाऊंगा। आगे जब हम सिविल सेवा के लिए पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के मेंस के लिए पढ़ाएंगे या फिर उसी परीक्षा पर फोकस करेंगे, तब हम आपको वहाँ पर बता पाएंगे कि किस किस भाग पर क्या क्या तर्क और किसके किसके द्वारा तर्क रखे गए। पुनः अगर देखें हम लोग तो ये महत्ता इसलिए रही है कि सर्वाधिक योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक आपका बड़े स्तर पर बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, चाहे जिस तरीके की आप परीक्षा दें। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही तो आप कमेंट लिख सकते हैं। उसके पश्चात में दूसरी क्लासों में उन बातों को पुनः आपको क्लियर कर दूंगा। प्रारूप समिति के पश्चात प्रारूप समिति का कार्य चलता रहा। अब इसके पश्चात अगर भारतीय संविधान सभा के निर्माण पर देखेंगे तो जैसे ही 1947 में भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, दो अधिराज्य बन गए, तो संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर पाकिस्तान चले गए और संविधान सभा का पुनर्गठन 31 दिसंबर 1947 को किया गया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन स्टेट अलग हो गए तो 31 दिसंबर 1947 में देखेंगे संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और संविधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात वो जो 389 सदस्य थे उनकी संख्या घट करके कम हो गई और उस पर फिर पुनर्गठन के पश्चात फिर संविधान सभा ने काम करना शुरू किया। अब इसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो आपको संविधान सभा में लास्ट में देखेंगे जब भारतीय संविधान का निर्माण हो गया तो भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात आप देखेंगे कि इस संविधान के निर्मित हो जाने पर 3 वाचन हुए। भारतीय संविधान सभा के 3 वाचन। तो प्रथम दृष्टया आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा पर कितने वाचन हुए तो आपका आंसर हो जाएगा कि 3 वाचन हुए। और 3 वाचनों में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, इस केवल और केवल तृतीय वाचन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 2 वाचनों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा और आप अपनी परीक्षाओं से थोड़ा सा इतर जाना शुरू करेंगे, टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरे वाचन को देखते हैं तो 17 नवंबर से शुरू होता है और 17 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चलता है। 26 नवंबर 1949 तक। अब देखेंगे जो 17 नवंबर 1949 से तीसरा वाचन शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को जब तीसरा वाचन समाप्त होता है तो तीसरे वाचन की समाप्ति के साथ ही यही भारतीय संविधान सभा के अधिनियमित या पारित होने की डेट आ जाती है। अब अगर इन पर बात करें तो हम पुनः इस पर बात करेंगे। तो वाचन का मतलब क्या है कि उसके जब सारे बिंदु तैयार हो गए तो उन पर एक एक बिंदु पर, एक एक भाग पर, एक एक आर्टिकल पर पुनः चर्चा पर चर्चाएं की गई कि किसी तरीके से भारत के संविधान में बहुत तत्काल में उलटफेर करने की संभावना न रहे या उस पर त्रुटियों की संभावना बहुत कम रहे। अपनी दूरदर्शिता के बल पर ही ये संविधान आज तक जीवंत बना है और दूसरों के लिए एक आदर्श की स्थिति में है, दूसरे देशों के लिए। तो वो आदर्श की स्थिति उन संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और मेहनत रही। यहाँ पर हम तीसरे वाचन की, इस वाचन की डेट भी आपसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछी गई, तो इस वाचन की डेट ध्यान रखेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इन बिंदुओं पर भी चर्चा कर दूंगा, लेकिन प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को हुआ और 1949 के पश्चात भारतीय संविधान पारित हो गया। अब एक आपको स्ट्रक्चर फिर से हम बना के तैयार करके दे रहे हैं और उस स्ट्रक्चर पर अगर आप काम कर लें या उस पर गौर कर लें, केवल और केवल ढंग से सुन लें आप,
तो आप जितनी भी परीक्षाएं देते हैं वहां पर आप उसका पेपर सॉल्व करके पूर्व के पेपर या पेपर दे करके देख सकते हैं, आपको कितनी हेल्प मिलेगी। देखेंगे 1949 की अगर हम बात करेंगे तो 1949 पे हमें एक तिथि पर काम करना है और वो है 26 नवंबर 1949 की तिथि। 26 नवंबर 1949 पर कम से कम इस पर अगर देखेंगे तो 15 से 20 प्रकार ऐसे हैं जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बार बार केवल और केवल वही प्रश्न बनते हैं। 1950 में देखेंगे तो दो डेटों पर आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, एक 24 नवंबर 1950 को और एक 26 नवंबर 1950 की, 26 जनवरी 1950 की। अब देखिएगा यहां पर भी क्वेश्चन के बनने के तरीके हैं, क्या है प्रारूप क्या है। 26 नवंबर को देखेंगे तो ये आता है कि जब 26 नवंबर को भारतीय संविधान क्या हो गया, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया, पूर्ण रूप से। अब यहां पर तैयार आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से तैयार हो गया। बात ध्यान रखिएगा, शब्दों पर गौर करिएगा, पूर्ण रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और जब तैयार हो गया पूर्ण रूप से तो अब क्या किया गया, इसी दिन भारतीय संविधान को पारित किया गया। यही पूछते हैं पारित किया गया या फिर प्रश्न पूछ लेते हैं भारतीय संविधान कब गृहीत किया गया, तब भी आपको आंसर यही देना है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब आत्मार्पित किया गया, आत्मार्पित का अगर प्रश्न पूछते हैं तब भी आपको यही आंसर देना है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अधिनियमित किया गया, यह प्रश्न पूछा जाए, अधिनियमित कब अधिनियमित किया गया, तब भी आपको यह आंसर देना, अधिनियमित, आत्मार्पित, गृहीत, पारित, लागू, आत्मार्पित, अधिनियमित, अंगीकृत पूछ लेंगे, कृत। तो ध्यान रखना है, पारित पूछे, गृहीत पूछे, आत्मार्पित पूछे, अधिनियमित पूछे, अंगीकृत या अंगीकार कहे, अंगीकार भी शब्द लिख देंगे। हर बार एग्जाम में केवल शब्दों का खेल चलता है और इस शब्दों के जाल को जिस दिन आप समझ लेंगे आप प्रश्न वही दे देंगे, क्योंकि अकबर एक ग्रुप डी देने वाला भी अकबर पढ़ता है और यूपीएससी देने वाला भी अकबर पढ़ता है। बस अंतर यह होता है कि दोनों के पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका अलग अलग होता है और दोनों के लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। गृहीत पूछा जाए, पारित पूछा जाए, आत्मार्पित पूछा जाए, अधिनियमित पूछा जाए, अंगीकृत पूछा जाए, अंगीकार पूछा जाए, कुछ शब्द और हैं, जैसे स्वीकृत पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया। तो आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं वो सब का सब आंसर क्या देना है 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को एक और बात आती है कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। अब इस लागू होने पर आंशिक रूप से लागू हुआ तो पूर्ण रूप से क्यों लागू नहीं हुआ, तो आंशिक रूप से लागू होने की बात अगर देखेंगे तो केवल और केवल 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया। इन 16 अनुच्छेदों के अलावा अन्य अनुच्छेद 2 महीने रोक दिए गए। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्यों ऐसा किया गया कि भारतीय संविधान उस समय पूर्णतया लागू नहीं किया गया। तो इस पर अगर चर्चा करें कि पूर्णतया लागू क्यों नहीं किया गया, तो देखिए हम पूर्व में चले जाते हैं, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस पर देखेंगे। तो इस पर हम देखें या चर्चा करें तो यहां पर देखेंगे कि 26 जनवरी 1930, ये जो डेट है 26 जनवरी 1930 की, 1930 में क्या हुआ था, 1930 में भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी के दिन, और 26 जनवरी 1930 से लेकर के प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन समय को मंजूर नहीं था और अंततः भारत को आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया तो अब 26 जनवरी की महत्ता घट गई कि 26 जनवरी की महत्ता क्या रखी। संविधान सभा के मेंबरों ने सोचा कि 26 जनवरी की महत्ता को बरकरार रखने के लिए, एक तो हो गया स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को मिल गई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे 26 जनवरी की महत्ता को कैसे रखेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान पूरी तरीके से तैयार भी कब हो गया है 26 नवंबर को। तो अब उन्होंने क्या कहा 26 नवंबर से देखेंगे तो 26 नवंबर से 26 दिसंबर 1949, फिर उसके बाद जनवरी, और जनवरी में देखेंगे 26 जनवरी। तो 1950 में 2 महीने के गैप के लिए क्या किया गया कि कहा गया कि 2 महीने भारतीय संविधान को और नहीं लागू करते हैं और संविधान सभा के द्वारा कार्य संचालित करते हैं, और संविधान सभा के द्वारा 2 माह कार्य संचालित करने के पश्चात 26 जनवरी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट कर देंगे या लागू कर देंगे। तो अब क्या है 26 जनवरी की महत्ता भी क्रिएट हो जाएगी या महत्ता बनी रहेगी, तो महत्ता बनी रहे इसी के लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू
नहीं किया गया। अब यहां पर देखेंगे, अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान एडॉप्ट कब किया गया, तो ये ध्यान रखेंगे, एडॉप्ट पर भी आप प्रश्न ध्यान रखेंगे कि एडॉप्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अब इसी 26 नवंबर 1949 पर दो बिंदुओं पर और बात कर लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 में क्या देखा जाए, तो यहां पर देखा जाए तो पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। कैसा दिवस? विधि दिवस। और विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा 26 नवंबर को। आगे चल करके क्या किया गया, 2015 से भारतीय संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाना प्रारंभ किया गया। जो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो भारतीय संविधान दिवस अब कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। अगर 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी पर इसका आधा कर लें तो 12वीं बैठक होती। संविधान सभा की 12वीं बैठक कब हुई, तो 12वीं बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। और यही बैठक अंतिम बैठक रहती। यहां पर ध्यान देंगे, अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950। और कौन सी थी अंतिम बैठक, तो 12वीं बैठक, क्योंकि कुल बैठकें कितनी हुई, 12। अब इस पर और महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं कि अंतिम बैठक में क्या हुआ। तो अंतिम बैठक में आप ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रगान सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, या राष्ट्रगान स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को, या अंतिम बैठक में। दूसरा यह ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुना गया, क्योंकि अभी तक यहां पर चुनाव नहीं हो पाए थे। फिर तीसरे बिंदु पर अगर देखेंगे तो जो क्या कहते संविधान सभा थी, संविधान सभा को संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा को भंग कर संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया, तो आंसर बता देंगे 24 जनवरी 1950 को। इस बिंदु पर भी दो बातों को ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो यह आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। या लागू होने को एक शब्द लिखते हैं भारतीय संविधान की भाषा में, प्रवर्तित, या इसी को कह देंगे भारतीय संविधान का प्रवत्त हुआ। तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान कब प्रवत्त हुआ, कब प्रवर्तित हुआ, कब लागू हुआ, या इसी को कहते हैं पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, या अंग्रेजी में बोल दें भारतीय संविधान इंप्लीमेंट कब किया गया, तो आंसर बता देंगे 26 जनवरी 1950 को। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि भारत गणतंत्र कब बना, गणराज्य कब बना, तो आपको ध्यान रखना है भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। आगे के बिंदुओं पर संविधान सभा पर लगभग चर्चा हो चुकी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करनी है कि जैसे भारतीय संविधान कितने दिन में बना, भारतीय संविधान के निर्माण पर कितना खर्च लगा, और भारतीय संविधान में किस किस तरीके की समितियां थी, कितने शेड्यूल कास्ट के सदस्य थे, कितने शेड्यूल ट्राइब के सदस्य थे, कितनी महिला सदस्यों का योगदान है। इस तरीके से अगर चर्चा करें तो 15 से 20 तथ्य है। उन तथ्यों को लेकर के मैं आगे चर्चा करूंगा और इस टॉपिक को समाप्त करके इस गणतंत्र भारत में संविधान ने क्या काम किया है, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जय हिंद।